दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा यह 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस बार मैं अपने वीडियो में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स प्रश्नों को लेकर आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सारे प्रश्न मैं एनसीईआरटी किताबों से निकाल कर लाया हूं, तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो किस रंग की ज्वाला निकलती है? लाल रंग की ज्वाला, पीले रंग की ज्वाला, श्वेत रंग की ज्वाला या हरे रंग की ज्वाला? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? एक का सी नंबर। इसका क्या होगा? एक का सी नंबर। ठीक है, श्वेत रंग की ज्वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण में ऐसे पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? अभिकारक, उत्पाद, उभयधर्मी या विघटन? तो इसका आंसर होगा अभिकारक। ठीक है, जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक, और जो रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हीट एंड ट्रायल विधि, ए और बी दोनों? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 3 का बी नंबर, द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? स्थिर अनुपात नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, हीट एंड ट्रायल विधि, ए और बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? हीट एंड ट्रायल विधि, 4 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित हों तब हम उसे दर्शाने के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं? ठीक है, एस, जी, एल या ए क्यू? आप यहाँ गौर कीजिएगा, जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखा होगा तो तत्वों के संकेत के बाद ब्रैकेट में एक चीज़ लिखा रहता है, एस, जी, एल, ए क्यू। ठीक है, तो घोल के रूप में जब जल रहता है, जल में घोल के रूप में जब समाया रहता है तो उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए क्यू, एक्वस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, C6H6, C12H22O11, C12H22 और O11? या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए नंबर, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र। ये बेंजीन का सूत्र है, बी नंबर, और ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, 6 का सी। अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने अणु निकलते हैं? कितने अणु जल के निकलते हैं? कितने जल के अणु निकलते हैं? 11 अणु, 10 अणु, 12 या 6? तो इसका आंसर होगा 6 अणु। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के 6 अणु निकलते हैं। अगला क्वेश्चन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वह कौन सी अभिक्रिया कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया? तो 2 या 2 से अधिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो ये कौन सा होगा? संयोजन। जुड़ रहे हैं तो इसका संयोजन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। अगला क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित किस गैस के साथ धीमी अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ या अमोनिया के साथ? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट खाद बना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निकास होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है वो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। ये सब 10 के क्वेश्चन है, किताब से पहला ही चैप्टर से मैं डाला हूँ। अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उसका हुआ है, क्या हुआ है? उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों। उपचयन, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? लाल रंग का, हरा रंग का, बैगनी रंग का या सफ़ेद रंग का? ठीक है, लिटमस विलयन किस रंग का है? बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गंध सूचक है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन, गंध सूचक उसे कहा जाता है जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं गंध के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पौधों का कायिक जनन पत्तों के माध्यम से होता है? ब्रायोफिलम, आलू, गन्ना या गुलाब? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफिलम। इसे पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्ते से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधों के बीजों का प्रकीर्णन मतलब फैलना जंतुओं द्वारा किया जाता है? ठीक है, जैंथियम, उरेना, गुलमेंदी, ए और बी दोनों? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब जैंथियम और उरेना। इस प्रकार के बीजों में हुक टाइप के लगे होते हैं। ये जो बीज होते हैं वो जानवरों या व्यक्तियों के शरीर में फंस जाते हैं और कहीं दूसरे जाकर यदि गिर गए तो वहाँ फिर नए पौधे निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्लास 7 से दिया हूँ, NCERT बुक से है। अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां हैं? विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण या उपरोक्त में सभी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। सभी जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण है। ठीक है, यह भी क्लास 7 के NCERT से है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? 2.5%, 3%, 3.5%, 1.5%? तो इसका आंसर होगा 2.5%। 95% जल होता है। ठीक है, 2.5% अपशिष्ट पदार्थ और 2.5% यूरिया होता है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पक्षी, सर्प और छिपकली जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं, मानव यूरिया के रूप में निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलीय जीव अपने अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, जलीय जीव अपने अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या इनमें से सभी? तो ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली हैं वो अपने उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अगला, अभी इसके पहले मैंने बताया था क्या कि पक्षी, सर्प और छिपकली जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं और मानव यूरिया के रूप में और जलीय जंतु अमोनिया के रूप में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में किस योजना को अपनाई है? ठीक है, ये क्लास 7 के हिस्ट्री से दिया हूँ। 4 बाग योजना, नदी तट बाग योजना, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली, उपरोक्त में कोई नहीं? तो ताजमहल के निर्माण में उन्होंने नदी तट बाग योजना का प्रयोग किया गया है जो 4 बाग योजना का ही एक रूप था। ठीक है, NCERT में स्पष्ट लिखा हुआ है नदी तट बाग। इसमें क्या होता था कि जो बनाया जाता था घर वो नदियों के किनारे के पास होता था और उसका उत्तरी किनारा जो होता था वो नदी के तट के पास होता था और दक्षिणी किनारे के पास बाग बगीचे होते थे। ठीक है, ताजमहल इसी रूप में बनाया गया है। नदी तट बाग योजना क्लास 7 के बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, NCERT में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की पहली मंजिल को छोड़कर शेष मंजिल का निर्माण कब किया गया था? लगभग 1828 ईस्वी में, लगभग 1929 ईस्वी में, लगभग 1230 ईस्वी में, लगभग 1228 ईस्वी में, लगभग 1229 ईस्वी में, लगभग 1230 ईस्वी में, लगभग 1240 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में लगभग पहली मंजिल जो बनी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनी और बाद बाकी सब इल्तुतमिश के काल में बनी है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्लास 7 के NCERT से दिया हुआ है, चित्र वाले सेक्शन से मैंने उठाया है। अगला क्वेश्चन, मेहराब के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, हस्त विहस्त परंपरा, ए बी दोनों या पिष्टक शैली? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में पिष्टक क्या होता था?
ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, किबला, हस्त विहस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का ए नंबर होगा, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, मेहराब क्या होता था? इस टाइप का खिड़की या दरवाजा बनाते समय ऐसे संरचना बनाया जाता था, इसी को मेहराब कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तुकला की वह परंपरा जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था क्या कहलाता था? पितृदुरा शैली, हस्त विहस्त परंपरा, चार बाग शैली, नदी तट बाग योजना। तो इसका आंसर होगा हस्त विहस्त। ठीक है, हस्त विहस्त परंपरा जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था और उसके चारों ओर 8 कक्ष होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से दिया हूं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का अन्य नाम क्या है? हरमंदर साहब, खादूर साहिब, तरन तारन साहिब, करतारपुर साहिब। तो इसका आंसर होगा हरमंदर साहब। ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अकबर के फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवनों में या भावनाओं हो गया है, भवनों होगा, भवनों में वास्तु कला के किन शैलियों का प्रयोग किया गया था? गुजरात शैली, मालवा शैली, या ए बी दोनों, या राजस्थान शैली। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, गुजरात और मालवा दोनों शैली का प्रयोग किया गया। अकबर के फतेहपुर सीकरी में जो भी भवन का निर्माण हुआ है, जो भी वास्तुकला का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात और मालवा शैली के। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के गजशालाओं के निर्माण में किस शैली का प्रभाव दिखता है? बीजापुर की वास्तुकला का, गोलकुंडा की वास्तुकला का, अहमदनगर की वास्तुकला का, या ए बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों की वास्तुकला का निर्माण दिखता है विजयनगर। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, 1336 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए कितने आंदोलन किए थे? ये जेसीईआरटी के बुक से मैंने दिया हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत से 1 या 2 आंदोलन, या 3 आंदोलन, या 4 आंदोलन। तो इसका होगा 3 आंदोलन। ठीक है, 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन आयोजित किए थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1927 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन सा एक जर्नल या पत्रिका निकाला जो आज भी सांख्यिकीविद के लिए विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है? सांख्य, उस पत्रिका का नाम क्या है? सांख्य, या द स्टेटा जनरल, या अप्लाइड स्टैटिक्स, या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 30 का ए, सांख्य नाम है। अगला क्वेश्चन, 1956 में पहला वाला क्वेश्चन वो एनसीईआरटी 11 से इकोनॉमिक्स के बुक से डाला हूँ। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, इससे पहले जो औद्योगिक नीति आई थी वो 1948 की, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948। आज़ादी के बाद पहली यदि कोई बोला जाए तो 1948 थी, उसके बाद 1956 में आई है। ठीक है, तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 2, 3, 4, 5। इसका क्या आंसर होगा? 3 नंबर। ठीक है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1955 की ग्राम लघु उद्योग समिति को किस नाम से जाना जाता था? करवे समिति, रंगराजन समिति, नरसिम्हन समिति, तारकुंडे समिति। इसका आंसर होगा करवे समिति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? करवे समिति। इसका आंसर करवे समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट की रचना 1948 में कितने देशों ने मिलकर की थी? मैं पहले बता देता हूँ, ये वर्तमान में नहीं है, इनके जगह पर अभी WTO आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है ये भी 11 के इकोनॉमिक्स के बुक से लिया हूँ। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट की रचना 1948 में कितने देशों ने मिलकर की थी? 20 देश, 21 देश, 22 देश, या 23 देश। तो इसका आंसर होगा 23 देशों ने मिलकर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक के अंत तक भारत को ऋण संकट का सामना करने के लिए भारत विश्व बैंक और IMF से कितनी सहायता राशि मिली थी?
$5 बिलियन, $6 बिलियन, $7 बिलियन या $8 बिलियन? तो इसका आंसर होगा $7 बिलियन। ठीक है, ये भी 11 के इकोनॉमिक्स से डाला हूँ। अगला क्वेश्चन, गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक या तमिलनाडु में? ये क्लास 9 के फिगर वाले चैप्टर से दिया हूँ। ठीक है, जहाँ सारे नेशनल पार्क भारत का चित्र बनाकर दिया है वहाँ से डाला हूँ। गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? ठीक है, ये होंगे तमिलनाडु में। ठीक है, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण संभव है? जन्म, मृत्यु, प्रवास या उपरोक्त में सभी? तो जनसंख्या में परिवर्तन ये तीनों कारण होंगे। ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, छोड़ना, बसना। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40A का ए, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48 का ए में है ये बात। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो है नीति निर्देशकता, तो DPSP से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, क्या है? विधानसभा की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172 या अनुच्छेद 173? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 170 में। ठीक है, 171 में। ठीक है, और जान लीजिए ये विधानसभा वर्ड यूज किया हूँ इसलिए इसका आंसर होगा 170। यदि विधान परिषद होता तो उसका आंसर हो जाता अनुच्छेद 171। ठीक है, और अनुच्छेद 172 में क्या है कि जो कार्यकाल होता है विधानसभा का वो 5 वर्ष, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 173 में क्या है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, ये सब बातें अनुच्छेद 173 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है? मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172 या अनुच्छेद 173? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 172 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ कि झारखंड राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है चुनाव से रिलेटेड प्रश्न विधानमंडल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 190, ठीक है, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 195। तो ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 194 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था? किस वर्ष से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था? 1973 से पूर्व, 1974 से पूर्व, 1975 से पूर्व, 1972 से पूर्व? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 1972 से पूर्व। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, पहले और दूसरे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले थे सुकुमार सेन और दूसरे थे KVK सुंदरम, इन दोनों का कार्यकाल लगभग 8 वर्ष रहा है। ठीक है, इसके बाद ही व्यवस्था आई है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो ये टाइम पीरियड आ जाता है 1972 के बाद आया है। तो क्वेश्चन था क्या? किस वर्ष से पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार जब चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाया गया उस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यहाँ उसे लिखा गया है, यहाँ होगा उस समय। ठीक है, उस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? RV पेरी शास्त्री, TN सेशन, JV लिंगदो या MS गिल? तो इसका आंसर होगा RVS पेरी शास्त्री। ठीक है, पहली बार जब चुनाव आयोग को
बहुसदस्य मतलब 3 सदस्य किया गया था। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री थे। फिर एक बार 1 सदस्य कर दिया गया और फिर पुनः 3 सदस्य किया गया था। तो जब दूसरी बार 3 सदस्य किया गया था उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN शेषन थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना है। पहली बार जब बहुसदस्य बनाया गया तो RVS पेरी शास्त्री थे, और जब दूसरी बार त्रिसदस्य बनाया गया, बहुसदस्य बनाया गया, तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वाली व्यवस्था व्यवहार में आई? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, द्वितीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तृतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चतुर्थ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तृतीय मुख्य चुनाव आयुक्त से। ठीक है, इसका उस समय कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त? SP सेन वर्मा, SP सेन वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग EVM कहते हैं, के उपयोग को मान्यता प्रदान किया गया? ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1989, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1998, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका आंसर होगा 45 का A नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना से होता है? क्वेश्चन की ध्यान से सुनिएगा। भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति, जैसा हो, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना से होता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 16, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17। इसका आंसर क्या होगा? A नंबर होगा। ठीक है, 46 का A। 47 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता? मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्य कैसे, किस आधार पर अयोग्य होंगे, उसका वर्णन अनुच्छेद 102 में है। ठीक है, और किस आधार पर किया जाएगा वो अनुच्छेद 102 में है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करेगा? तो इसका क्या आंसर होगा? 102 होगा या 103 होगा अनुच्छेद, या अनुच्छेद 4 होगा या 105 होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 103। योग्यता का किस आधार पर होगा उसका वर्णन 102 में है, और परामर्श करने की बात 103 में कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 192। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 192। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को राज्य स्तर या राष्ट्र स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, छोड़िए सॉरी, यहाँ पर भूल हुआ है टाइपिंग में थोड़ा सा। यहाँ पर जान लिखा, यहाँ पर जन होगा। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, हर जगह यहाँ पर जन वर्ड होगा। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 19A, उसी तरह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19B, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19C, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा D। तो इसका आंसर क्या होगा? A नंबर होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग मतदाता सूची संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार करती है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 325। ठीक है, अनुच्छेद 326 में क्या है बता देता हूँ। अनुच्छेद 326 में, ठीक है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, वयस्कों को। अगला क्वेश्चन,
ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं निरंतर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और बेहतर क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।